हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वालिटी एश्योरेंस, जो कि बी फार्म 6 सेमेस्टर में सब्जेक्ट है। तो उसके यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ना हमारा यूनिट जो फर्स्ट और सेकंड है, इस वीडियो में हम वही कवर करने वाले हैं। मतलब फर्स्ट पार्ट ही हमारा होने वाला है और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट। तो देखिए, मैं अभी आपको पहले कुछ कंडीशन समझा दूँ कि अभी जो है ना, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो रात के बज रहे हैं 12, ठीक है। और ये वीडियो अपलोड होते होते मतलब बजेंगे 1 या फिर 1:30 यहाँ पे बज जाएगा। उसका मेन रीज़न ये है कि एक तो बहुत ही कम टाइम था, यानी कि एक ही दिन आपको ये पेपर के लिए मिल रहा है। और दूसरा ये कि मेरा खुद का ही पेपर है। एंड आप गैस करो कि मेरा कौन सा पेपर है खुद का, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। तो कल मेरा पेपर होने वाला है, तो इस वजह से ना थोड़ा मतलब पूरी तरीके से मतलब अपने आप को भी देखना है और आपको भी कवर कराना है। तो मेरा पेपर कल सेकेंड शिफ्ट में होने वाला है। तो अभी जो हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट कवर कर रहे हैं वो हमारे यूनिट फर्स्ट एंड सेकेंड का होगा, ठीक है। मतलब सुबह कोई वीडियो नहीं आएगी। वीडियो आएगी तो मतलब आप समझ सकते हैं कि 100 में से 90% चांसेस है कि वीडियो आएगी। अगर बाई चांस 10% वीडियो नहीं आती है तो मैं यहाँ पे सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा देता हूँ और उनका सोल्यूशन आप खुद कवर कर लेना, ठीक है। मतलब बाई चांस अगर वीडियो नहीं आती है तो यहाँ पे देखिए यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन सारे ये हैं। एंड यहाँ पे ये यूनिट फर्स्ट ही है और मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, है ना। तो यहाँ पे सारे इस तरीके से क्वेश्चन हैं। एंड यूनिट थर्ड हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, ये ऊपर क्वेश्चन, और यूनिट थर्ड और फोर्थ हमारी यूनिट, और बाकी इस तरफ यहाँ पे टोटल हमारे 25 क्वेश्चन हैं, सॉरी। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे अभी जो कवर कर रहा हूँ वो यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड को फटाफट से हम यहाँ पे कवर करते हैं। और मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि देखिए, आपके ना इतने ज़्यादा कमेंट मैसेजेस, सच बताऊँ ना, आज मेरे पे इतने कॉल्स आए कि मैंने ना अपना फ़ोन भी मतलब फ़्लाइट मोड पे लगा दिया। इतनी कॉल्स आ रही थी क्योंकि मैं बार बार डिस्टर्ब हो रहा था और मैं लिख ही रहा था। तो वही मैं यहाँ पे जो लिखा है सारा कुछ मैंने जब से अब तक वही मैं कवर करा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो यही कि बहुत ही लेंथी सिलेबस है, तो उसको हमें कवर करने के लिए बहुत ही छोटे टाइम में हम इसको कवर कर सकते हैं नोट से। एंड हमारे शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों तरह के क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं। टोटल 25 क्वेश्चन हैं। तो यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन हमारा बनता है डिफाइन या डिफरेंशिएट द टर्म क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। तो यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन लिखा है, डिफाइन या डिफरेंशिएट द टर्म क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। तो हमारे देखिए सब्जेक्ट का ही नेम है कि क्वालिटी एश्योरेंस से होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब क्या है और क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या है। तो देखिए यहाँ पे हम पहले समझते हैं क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी का मतलब क्या है और कंट्रोल का मतलब क्या है, हमने 2 वर्ड में ब्रेक कर दिया। देखिए क्वालिटी का मतलब यहाँ पे लिखा है डिग्री ऑफ एक्सेलेंस, या बोले तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें 0 डिफेक्ट हो, मतलब कोई भी कमी ना हो। वो जो भी हमारा ऑडियंस है, जो भी हमारे कस्टमर है, उनकी जो भी डिज़ायर है, जो भी एक्सपेक्टेशंस है, उस पर वो खरा उतरता हो, तो उसको हम बोलेंगे क्वालिटी प्रोडक्ट। ऐसे ही कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना, या बोले तो मॉनिटर करना। मतलब जो हमारी प्रोसेस चल रही है, प्रोडक्शन की प्रोसेस चल रही है, प्रोडक्ट हम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बना रहे हैं, तो उसके दौरान जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको मेंटेन करना, उसको नियंत्रण करना, या तो उसको कंट्रोल करना, वही हमारा क्वालिटी कंट्रोल कहा जाता है। पहले आप इतना समझो, आपको लास्ट तक ना सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो हाईलाइटेड है उसको आप समझो कि क्वालिटी कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग प्योरिटी इन द प्रोडक्ट and focus on identify defect in ongoing production of product। कि क्वालिटी कंट्रोल जो है ये इंश्योर करती है प्रोडक्ट की प्योरिटी को, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्योर है जो बन रहा है। एंड अगर उसमें कोई कमी आती है, डिफेक्ट आता है, तो ये उसको आइडेंटिफाई करती है और साथ के साथ फिर ठीक भी करती है। तो ये काम होता है क्वालिटी कंट्रोल का, ठीक है। एंड ये जो आगे नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा है वो लिखा है कि इट इज़ द पार्ट ऑफ GMP। ये GMP का पार्ट होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। अभी आप सिंपली इस लाइन को याद रखो, अभी मैं आगे बताऊंगा ना, आपको ये रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये GMP का पार्ट होता है। और नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे यहाँ पे लिखा है कि क्वालिटी कंट्रोल इज ए करेक्टिव टूल विच आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स एंड करेक्ट देम। कि क्वालिटी कंट्रोल जो है वो करेक्टिव टूल है। करेक्टिव कहने का मतलब है कि जो भी हमारे प्रोडक्ट में डिफेक्ट आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये उनको करेक्ट करता है। आइडेंटिफाई तो करता ही है, साथ के साथ करेक्ट करता है। अब इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब सेकंड आप समझोगे ना क्वालिटी एश्योरेंस, तो इनमें दोनों में डिफरेंस आपको नजर आने लगेगा। क्वालिटी का मतलब वही है डिग्री ऑफ एक्सेलेंस, या बोले तो जो भी हमारा प्रोडक्ट जिसमें 0 डिफेक्ट है वो हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट कहा जाता है।
और सेकंड पॉइंट है यहाँ पे देखिए वो हमारा एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब होता है यानी कि एश्योर करना, या बोले तो कॉन्फिडेंसली ये बिलीफ दिलाना कस्टमर को कि ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो 100% एकदम प्योर है और इसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं है। अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपके लिए फ़ायदा ही देगा। तो वो जो हम कॉन्फिडेंसली बिलीफ दिलाते हैं तो उसको हम एश्योरेंस बोलते हैं, यानी कि 100% सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर या बोले तो कस्टमर। अब इसकी डेफिनेशन आप पढ़ो कि क्वालिटी एश्योरेंस इज द प्रोसेस विच एश्योर द क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट एंड इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कि ये जो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस है ये जो है इंश्योर करता है, तो एश्योर करता है कि जो भी आपका एंड प्रोडक्ट बना है वो एकदम परफेक्ट है, उसमें 0 डिफेक्ट है। एंड जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यहाँ पे यूज की गई है वो भी एकदम क्वालिटेटिव है, तो क्वालिटी वाली एकदम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि ये जो डिफेक्ट जो यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट में आ रहे थे ये उनको ठीक नहीं करता है। इसका काम क्या होता है अभी यहाँ पे आगे लिखा हुआ है। पहले लिखा है कि इट गारंटीज दैट देयर इज़ नो डिफेक्ट या कंटामिनेशन इन प्रोडक्ट। ये भी गारंटी देता है कि आपके प्रोडक्ट में ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसमें कुछ भी डिफेक्ट नहीं है, वो कंटामिनेशन फ्री है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे देखिए वो है इट इज़ द पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा था कि क्वालिटी कंट्रोल जो है वो हमारा GMP का पार्ट था, यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का। यहाँ पे हमारा जो QA जो होता है वो QMS यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट होता है। ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या होता है। बाकी नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि QA यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस इज ए मैनेजेरियल टूल। मतलब ये जो था हमारा वो करेक्टिव टूल था कि कोई भी डिफेक्ट हुआ तो उसने ठीक कर दिया, लेकिन ये जो है उसको मैनेज करता है, मतलब वो डिफेक्ट को होने ही नहीं देता है। जस्ट एग्जांपल से समझो कि ये डिफेक्ट को प्रिवेंट करता है और ये डिफेक्ट को ओवरकम करता है, तो ये कंट्रोल करता है। जिसकी एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि सपोज़ करो मैं एग्जांपल देता हूँ डिसीज़ का। जैसे कि हमारी कोई भी डिसीज़ होती है, बीमारी होती है, उसके 2 तरीके होते हैं। सपोज़ करो कि हमारा कोरोना था, जो हमारा कोविड-19 आया था, तो जब हमारे पे वैक्सीन नहीं थी तो सबसे पहले हम क्या सोचते थे, मतलब कि कोरोना को फैलने से ही बचाओ, मतलब कि क्योर से ज़्यादा प्रिवेंशन पे ध्यान दो। मतलब अगर हम बीमारी को होने ही नहीं दें तो उसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन। और अगर हमारी बीमारी हो जाती है, अगर वो हो गई है, तो अगर उसको हम ना फैलने दें, फैलने का मतलब उसको ज़्यादा हम घातक नहीं होने दें या ज़्यादा बीमारी को कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं होने दें, तो उसको हम बोलते हैं कंट्रोल करना या बोलते हैं उसका ट्रीटमेंट करना। अब देखिए कंट्रोल जिसमें जुड़ा पड़ा है यानी कि वो हमारा क्वालिटी कंट्रोल है। वो जो भी डिफेक्ट हो गए हैं, जो भी डिसीज़ हो गई है, ये उसको ठीक करता है, ठीक है। और क्वालिटी एश्योरेंस जो हो प्रिवेंट करता है, वो डिसीज़ या बोले तो डिफेक्ट को होने ही नहीं देता है। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि ये जो है हमारी ऑनगोइंग प्रोसेस जो हो रही है प्रोडक्शन की, उसमें जो भी डिफेक्ट आते हैं उनको ठीक करता है, और ये जो है उन डिफेक्ट को होने ही नहीं देता है, बिल्कुल एश्योर करता है। क्लियर हो गया। बाकी देखिए मैंने अभी आपको बोला था कि ये GMP का पार्ट होता है, ये QMS का पार्ट होता है। तो इससे आप समझो कि यहाँ पे मैंने गोला सा बना रखा है कि QC जो है ना वो बहुत ही छोटा पार्ट है। मतलब QC जो पार्ट होता है वो होता है GMP का। GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अंदर आता है QC, क्वालिटी कंट्रोल, और GMP पार्ट होता है क्वालिटी एश्योरेंस का, और क्वालिटी एश्योरेंस पार्ट होता है QMS का। मतलब सबसे पहले समझो कि एक बहुत बड़ा एक स्कोप है, तो एक फील्ड है, वो है QMS, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, कि जिसमें हमारे जो सारे प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी को हम मैनेज करते हैं। उसमें फिर डिपार्टमेंट आता है क्वालिटी एश्योरेंस, या बोले तो ये एक बड़ी ब्रांच बनी इसकी। और क्वालिटी एश्योरेंस का अंदर आता है GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, और उसके अंदर सबसे छोटा पार्ट होता है क्वालिटी कंट्रोल। तो क्लियर हो गया। तो मैंने यहाँ पे बोला था कि ये हमारा क्वालिटी कंट्रोल वो GMP का पार्ट होता है। तो GMP के अंदर ही हमारे यहाँ पर रेड कलर में जो है ये क्वालिटी कंट्रोल आता है। ऐसे मैंने यहाँ पे बोला था कि जो हमारा QA जो होता है वो QMS का पार्ट होता है। तो QMS सबसे बड़ा है और सबसे बड़े के अंदर हमारा क्वालिटी एश्योरेंस आ रहा है। तो क्लियर हो गया। तो ये जो टॉपिक था हमारे, इस पर थोड़ा टाइम ज़्यादा हमने दिया, क्योंकि आपने बेसिक यहाँ पर क्लियर करना है कि क्या होता है क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्या होता है हमारा क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है GMP पे, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो यहाँ पे GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, तो ये जो ना एक सेट होता है प्रिंसिपल का या बोले तो प्रोसीजर का। मतलब कुछ रूल्स होते हैं और कुछ प्रोसीजर लिखे होते हैं जो कि हर एक मैन्युफैक्चरर यानी कि जो कंपनी वाला होता है या जो भी मेडिसिन हम बनाते हैं तो उनके द्वारा ये फॉलो किए जाते हैं, और जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट बने, तो वो टोटल ओवरऑल जो है हमारा वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कहा जाता है। तो लिखा है कि GMP इज ए सेट ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर। ये प्रिंसिपल और प्रोसीजर का एक सेट होता है
विच फॉलोड बाई मैन्युफैक्चरर, जो कि सारे प्रिंसिपल और जो रूल्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। और क्यों फॉलो किए जाते हैं? ताकि जो हमारा प्रोडक्ट जो बन रहा है वो एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट बने। क्लियर होगी? तो ये इसकी डेफिनेशन है। बाकी GMP इज़ द पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, सिंपली आप इसी गोले से समझना कि क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर आता है GMP। क्लियर हो गया? तो ये सिंपली आपने इस तरीके से इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखनी होगी। बाकी देखिए आपने देखा होगा कुछ जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं उन पे GMP की मोहर लगी होती है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट है तो इस पर आप देखोगे ना यहाँ पे GMP ये सर्टिफाइड लिखा हुआ है। मतलब ये जो मोहर है ना ये इंडिकेट कर रही है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो ओवरऑल बना है एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट है, इसके अंदर क्वालिटी है। और जो भी मतलब कि जो भी खरीदते हैं या जो भी डील करते हैं तो ज़्यादातर वो इसी को चेक करते हैं, मतलब ये जो कंपनी वो वेरीफाइड है और ये मतलब अच्छे प्रोडक्ट बनाती है। तो GMP जो है सर्टिफाइड हमारी कंपनी होनी चाहिए, जिससे कि हमारी पहुंच जो है और दूर तक बढ़े और हमारे कस्टमर ज़्यादा इंक्रीज हों। क्लियर हो गया? बाकी नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन देखिए वो है राइट ए नोट ऑन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM। तो ये जो क्वेश्चन है देखिए मैंने दूसरी नोटबुक में लिख रखा है। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। TQM का मतलब क्या है? यानी कि T फॉर टोटल, Q फॉर क्वालिटी एंड M फॉर मैनेजमेंट। तो देखिए टोटल का मतलब होता है होल, यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक, यानी कि पूरा ओवरऑल। एंड क्वालिटी मतलब एक्सेलेंस, वही। एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है एक सिस्टम या बोलते तो एक सेट ऑफ प्रोसीजर। मतलब जो हमारा प्रोडक्ट स्टार्टिंग से बनता है उसके बनने से लेके बिल्कुल एंड प्रोडक्ट आने तक, तो वो पूरी जो प्रोसेस है, ओवरऑल जो प्रोसेस है, अगर उसकी हम क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी पे ध्यान दिया जा रहा है और हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट बन रहा है जो हमारी कस्टमर की नीड को फुलफिल कर रहा है, तो यही जो पूरी जो प्रोसेस है ना क्वालिटी को मैनेज करने की, वो TQM कही जाती है। तो डेफिनेशन आप पढ़ो, यहाँ पे लिखा है कि TQM इज द सिस्टम बाय विच ओवरऑल या बोले तो होल प्रोसेस आर मैनेज टू फॉर्म एक्सेलेंस या बोले तो क्वालिटी प्रोडक्ट विच फुलफिल कस्टमर नीड। तो क्लियर हो गया यहाँ पे TQM होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए TQM की दूसरी एक डेफिनेशन लिखी है ISO के अकॉर्डिंग। तो TQM इज ए मैनेजमेंट अप्रोच ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट सेंटर्ड या बोले तो फोकस्ड ऑन क्वालिटी बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल मेंबर एमिंग बेनिफिट टू ऑल इट्स मेंबर एंड सोसाइटी। कि ISO क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो TQM का मतलब क्या है वो तो अभी आपको समझ में आ गया। तो ISO के अकॉर्डिंग ये TQM है कि एक मैनेजमेंट है जो कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजमेंट अप्रोच है जो कि फोकस करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, और जिसमें उसके सारे मेंबर्स जो होते हैं, मतलब जो भी मैन्युफैक्चरर के जो भी मेंबर्स होते हैं वो सब इन्वॉल्व होते हैं। और किस लिए ये सारी चीज़ करता है? जो भी उसके मेंबर है उनको फ़ायदा हो और साथ के साथ सोसाइटी को फ़ायदा हो, उनको क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। तो ये जो है ISO के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेफिनेशन है। बाकी बात करते हैं प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पे केवल ये हेडिंग के रूप में आपने इनके अंदर डिटेल में लिखना होगा कि सबसे पहले इसका प्रिंसिपल जो होता है TQM का ये कि क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना, स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम में क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना और हर बार उसको इम्प्रूव करना, यानी कि क्वालिटी को मेंटेन करना, जो है इसका पहला प्रिंसिपल है। प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट फर्स्ट एंड एवरी टाइम। सेकंड, फोकस ऑन कस्टमर, जो भी कस्टमर की नीड है, जो कस्टमर को चाहिए एक्चुअली में, उसकी वांट, नीड, डिज़ायर, उस पर फोकस करना। तीसरा, स्ट्रेटेजिक इम्प्रूवमेंट, कि स्ट्रेटेजी नई नई बनाई जाए और कैसे हम अपने टोटल जो भी हमारी क्वालिटी है प्रोडक्ट उसको मेंटेन करें, एंड साथ के साथ जो हमारे कस्टमर की नीड है उसको हम समझ के चलें। एंड नेक्स्ट वो है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, लगातार हम इंप्रूवमेंट करते रहें। तो ये जो ना हेडिंग है आप इनके अंदर खुद बना करके लिख सकते हैं, और कई क्वेश्चन मैं ऐसे भी सजेस्ट करूंगा जो थोड़े आपने डिटेल में बताने होंगे, मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे आपने ज़्यादा लिखना है। यहाँ पे आपको इतना क्लियर हो गया। बाकी नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए वो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड टीम वर्क, कि जो हमारा TQM जो होता है उसका जो प्रिंसिपल इसमें ये होता है कि हम टीम के साथ में काम करें। जब टीम के साथ में मिलजुल के आप काम करोगे तो इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होगा और आपका जो प्रोडक्ट जो भी बना है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और बेहतर होगी। तो ये इसके प्रिंसिपल हो गए। बात करते हैं की एलिमेंट ऑफ TQM कि TQM के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, किन चीज़ों पर ज़्यादा और फोकस करते हैं। सबसे पहले है फोकस ऑन कस्टमर, कि देखिए कस्टमर के लिए ही आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझो, उसकी नीड को समझो। एंड दूसरी बात, अगर आपने प्रोडक्ट बना दिया है जो कस्टमर से फीडबैक आ रहा है ना, तो उसका जो फीडबैक है उसके अकॉर्डिंग भी आप काम करो। तो पहले लिखा कि TQM फोकस ऑन डिमांड ऑफ कस्टमर एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो हमारे दो टाइप्स के कस्टमर होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल कहने का मतलब है जो एक्चुअली में प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, यानी कि जैसे कि हम लोग खरीदते हैं वो हम एक्सटर्नल हो गए। सेकंड है वो है इंटरनल कस्टमर। इंटरनल कस्टमर यहाँ पे हम बोल रहे हैं जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के एम्प्लॉई हैं या जो भी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि जो भी अगर फीडबैक देगा हमारा जो भी कस्टमर है तो वो कंपनी के किसी एम्प्लॉय को ही देगा, तो उसको भी हम इंटरनल कस्टमर के रूप में समझते हैं। तो जो भी फीडबैक आ रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इम्प्रूवमेंट करना है। तो ये जो है फोकस किया जाता है TQM के अंदर।
और इसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट हमारा देखिए वो है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, कि जो भी हमारे एम्प्लॉय जो होते हैं वो उनकी ना एक तरीके से जो क्वालिटी जो होती है ना, क्वालिटी को बना के रखना है, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना उनकी एक जॉब होती है। तो सिंपली लिखा है कि क्वालिटी इज़ कंसिडर्ड एज द जॉब ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़। तो उनका इन्वॉल्वमेंट होना सबसे ज़रूरी है, वो मिलजुल के काम करेंगे उतना ज़्यादा ही हमारा प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। तो सिंपली लिखा है कि एम्प्लॉय विच हैज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर कैन इंक्रीज द क्वालिटी, क्योंकि उनको ही वहाँ पे फीडबैक वगैरह मिलेंगे और तब वो इंप्रूव करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो अच्छा बनेगा और उसकी क्वालिटी मेंटेन होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे पॉइंट देखो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कि यहाँ पे फोकस किया जाता है TQM के अंदर कि जो भी आपका प्रोडक्ट बना है अगर फीडबैक आ रहे हैं तो फीडबैक को समझो और उनको आगे चल के इम्प्रूव करो और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते चलो, जिससे कि जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी एरर हो रही हैं वो कम हो जाएंगी और अदर जो भी एरर हैं वो भी यहाँ पे कम होंगी। साथ के साथ जो भी कस्टमर है, जो भी उसकी एक्सपेक्टेशंस थी, जो उसने फीडबैक दिया वो फुलफिल हो जाएंगी। एंड मेक प्रोसेस सेफ, जो भी हमारी प्रोसेस है वो ईजी हो जाएगी, सेफ हो जाएगी और जो प्रोसेस है वो सेटिस्फाइंग हो जाएगी, मतलब हमें तो कस्टमर को ही खुश करना है। तो ये हो गया कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। एंड नेक्स्ट यहाँ पे वो है लीडरशिप, कि जो भी आप काम कर रहे हो ना मिलजुल के, तो अपने आप में किसी को आप लीडर चुनो। लीडर मतलब जो आपको इंस्पायर करे या जो आपको कुछ अच्छी चीज़ें दिखाए, मतलब कैसे आपने क्या करना है, स्ट्रेटेजी वगैरह बनाए, तो आपको एक लीडर वहाँ पे चुनना चाहिए। एक TQM का मतलब एक की एलिमेंट है। तो लिखा है कि देयर शुड बी ए लीडर टू प्रोवाइड इंस्पायरेशनल विजन एंड मेक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। लास्ट में है रिकॉग्निशन, जैसे कि कोई मतलब मंथ एंड होता है या ईयर वगैरह ख़त्म होती है, तो लास्ट में जो भी आपके एम्प्लॉई हैं ना उनको आप रिकॉग्नाइज भी करो। मतलब अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया है तो कुछ उसको अब आप अवार्ड वगैरह दो, या बोले तो उसको लास्ट में उसकी सैलरी बढ़ाओ या उसका प्रमोशन वगैरह करो। तो ऐसे रिकॉग्नाइजेशन वहाँ पे किया जाना चाहिए। साथ के साथ अगर कोई प्रॉब्लम किसी ने की है, गलती किसी ने की है, तो उसको वहाँ पे सजेशन भी देना चाहिए। तो ये जो है ओवरऑल जो है TQM के एलिमेंट है, आपने इस तरीके से यहाँ पे लिखना होगा। और इसके बाद देखिए हम बात करते हैं TQM जो है उसके एडवांटेज की। तो देखिए सबसे पहला एडवांटेज है कि हमको प्रॉफिट होगा, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिकने लगेगा, उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो जब कस्टमर को नज़र आएगी तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। दूसरा कि जो सेलिंग है वो बढ़ जाएगी, साथ के साथ जो नए कस्टमर हैं वो भी अट्रैक्ट होंगे और हमारी जो इमेज है ना वो मार्केट में इन्हांस होने लगेगी। साथ के साथ जो भी वेस्टिंग है या तो हमारे प्रोडक्ट में जो डिफेक्ट्स हैं वो भी निकल जाएंगे, वो एलिमिनेट हो जाएंगे। एंड कस्टमर एंड एम्प्लॉयड सेटिस्फैक्शन, कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी सेटिस्फाइड होंगे एंड मार्केट में हमारे शेयर जो प्राइस है वो बढ़ने लगेगा। तो ये एडवांटेज है TQM के। डिसएडवांटेज इसके ऐसे हो सकते हैं, जिसकी सबसे पहला इनिशियल इंट्रोडक्शन कॉस्ट, कि जो प्रोसेस है ना इसको अप्लाई करने में तो इम्प्लीमेंट कराने में, जैसे कि हम शुरू से लेकर क्वालिटी को मैनेज करेंगे तो स्टार्टिंग दिनों में थोड़ा कॉस्टली ये देखा जा सकता है ना। एंड सेकंड पॉइंट वो है बेनिफिट सोज आफ्टर मैनी ईयर्स। इसके जो बेनिफिट्स हैं आपको तुरंत नज़र नहीं आएंगे, ये कम से कम 8-10 साल आपको इसका वेट करना पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत अच्छा बेनिफिट नज़र आएंगे, लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो उसके दौरान कुछ जो हमारे वर्कर्स जो होते हैं वो क्विट भी कर सकते हैं जॉब को, तो ये इसके डिसएडवांटेज यहाँ पे हो गए। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कवर होता है। बाकी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे जो स्टार्ट होता है दूसरी बुक में, नोटबुक में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे यहाँ पे वो है राइट ए नोट ऑन ICH गाइडलाइंस एंड राइट देयर पर्पस एंड प्रोसीजर ऑफ हार्मोनाइजेशन। ये ICH की फुल फॉर्म सबसे पहले वही लिखना होगा, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन। नेम से ही हम समझते हैं इंटरनेशनल काउंसिल। इंटरनेशनल बोले तो ग्लोबली जो काम करेगी, पूरे वर्ल्ड वाइड में ही काम करेगी। एंड काउंसिल मतलब होता है परिषद, एक ऑर्गेनाइजेशन। फॉर हार्मोनाइजेशन, हार्मोनाइजेशन का मतलब है हार्मोनी डेवलप करने वाला, या एक यूनिटी डेवलप करने वाला। मतलब हार्मोनी का मतलब होता है मेल मिलाप, कि ये जो है वर्ल्ड वाइड काम करता है, इंटरनेशनली काम करता है। कि सपोज हमारे यहाँ की कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, इंडिया की जो रेगुलेटरीज़ हैं अगर वो किसी दूसरे जो भी कंट्रीज़ हैं अगर उनकी कंपनी से बात करती हैं तो उनके बीच में मेल मिलाप रखना, या किसी एक स्पेशल ड्रग के डेवलपमेंट पे किसी टॉपिक पे आप बात करें तो उनको मिला के रखना और एक नई चीज़ मतलब कि ड्रग को डेवलप करना। साथ के साथ जो भी हम ड्रग वगैरह जब उनके एवेल्युएशन वगैरह करते हैं, ट्रायल वगैरह करते हैं, तो उस केस में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे हो जाता है। अभी आप समझोगे, जिसकी मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ कि ICH इज़ एन इंटरनेशनल जॉइंट एसोसिएशन। जॉइंट एसोसिएशन मतलब जो जोड़ने का काम करता है, विच ब्रिंग टुगेदर द रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू डिस्कस साइंटिफिक एंड टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग डेवलपमेंट। कि जो भी हमारा ड्रग का डेवलपमेंट है उसको आप कैसे और बेहतर कर सकते हैं, तो हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो उनको ये जॉइंट करने का काम करते हैं, उनको ये साथ साथ लेकर के आता है। कौन? ICH। ठीक है, तो ICH जो है सबसे पहले जो एस्टेब्लिश हुआ था वो अप्रैल 1990 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये बातें आपने थोड़ी नॉर्मल से याद रखनी है। पर्पस से आपको इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। सो सबसे पहले कि टू अचीव ग्रेटर हार्मोनाइजेशन वर्ल्ड वाइड, कि वर्ल्ड वाइड जो है मेल मिलाप हो सारे कंट्रीज़ में, जो भी मेडिकल फील्ड में जो भी कंपनीज़ हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी रेगुलेटरीज़ हैं, वो मिलजुल के रहें।
और इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है देखिए वो है टू इंश्योर सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। देखिए जब कई सारे देश मिलकर के एक ही चीज़ पे जब डिस्कशन करेंगे तो मतलब हमारे प्रोडक्ट की जो सेफ्टी है वो बढ़ सकती है, एफिकेसी भी बढ़ेगी और क्वालिटी भी बढ़ेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसका यहाँ पे हो जाता है। सेकंड इसका इंपॉर्टेंट रोल ये है कि प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है? जब हम मेडिसिन कोई भी न्यू लॉन्च करते हैं तो उसको लॉन्च करने से पहले ह्यूमंस पे, एनिमल्स पे कुछ टेस्टिंग की जाती है। तो यहाँ पे आप ऐसे समझो, यानी कि सपोज करो कि कोई भी कंट्री है, सपोज इंडिया की बात कर लें, कोई दूसरा कंट्री है और किसी की बात कर लें, तो 10-12 कंट्री जो है सेम मेडिसिन को बनाने लग रहे हैं और वो सेम अप्रूवल लेने के लिए अलग अलग जो हमारे ह्यूमंस है उन पे परफॉर्म कर रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल। तो उससे जो है प्रॉब्लम हो सकती है ह्यूमंस को, अगर सभी के साइड इफेक्ट नजर आने लग जाए। तो इस वजह से ये जो है डुप्लीकेशन को भी रोकता है क्लिनिकल ट्रायल के को। साथ के साथ जो एनिमल पे टेस्टिंग की जाती है उसको भी मिनिमाइज करता है। तो ये जो है क्या है हमारा ICH के पर्पस या तो उसके ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर ICH के, यहाँ पे आपने हार्मोनाइजेशन की जो प्रोसीजर है वो आपने बतानी होगी और थोड़ी ना आपने डिटेल में चेक करना होगा। मैंने यहाँ पे कुछ हेडिंग दी है, उसके अंदर आपने खुद लिखना होगा। तो हार्मोनाइजेशन जो है इसमें 4 एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है। सबसे पहला फॉर्मल ICH प्रोसीजर, कि किसी भी टॉपिक पे अगर आपने हार्मोनाइजेशन करना है तो डिस्कशन करना है तो सबसे पहले जो प्रोसीजर होता है वो फॉर्मल होता है, मतलब आपने बिल्कुल लिखित में सारा कुछ करना होगा, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगा। तो ये इसकी फर्स्ट स्टेप होती है। सेकेंड क्वालिटी एंड क्वेश्चन एंड आंसर प्रोसीजर, कि यहाँ पे सेकंड में हम क्या करते हैं, जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं, रेगुलेटरीज़ होती हैं, वो सामने एक दूसरे के क्वेश्चन आंसर करती हैं, मतलब जो भी बात होती है वो सामने रखती हैं, जवाब मांगती हैं। एंड ICH जो भी गाइडलाइंस उनसे रिलेटेड बात करती हैं। तो ये सेकंड स्टेप यहाँ पे होती है हार्मोनाइजेशन में, मतलब 2 चीज़ों को हमें मिलाना है किसी भी टॉपिक पे, तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है वो आपने बतानी है। तीसरा हुआ रिविजन प्रोसीजर। रिविजन प्रोसीजर क्या होता है, कोई भी ICH की पुरानी गाइडलाइन है अगर वो एक्सपायर हो गया या बोले तो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो उसमें वो आएगा हमारा रिवीजन प्रोसीजर के अंदर। नेक्स्ट वो है मेंटेनेंस प्रोसीजर। मेंटेनेंस प्रोसीजर क्या होता है, जो हमारी गाइडलाइंस होती हैं, कुछ हमारी गाइडलाइंस जिसकी क्वालिटी से रिलेटेड होती है उनको मेंटेन करना है या उनको निकालना है, तो उस हिसाब से यहाँ पे मेंटेनेंस प्रोसीजर होता है। तो ये जो है ना प्रोसीजर हार्मोनाइजेशन की, आपने इसको डिटेल में देख लेना। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने इतना नहीं, थोड़ा इसके अंदर बना करके भी लिखना होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं हमारी ICH की जो गाइडलाइंस हैं वो 4 टाइप की होती हैं, QSEM। जैसे कि आप सिलेबस देखोगे यहाँ पे लिखा है QSEM की ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ QSEM। तो Q का मतलब है क्वालिटी गाइडलाइंस, S फॉर सेफ्टी गाइडलाइंस एंड E फॉर एफिकेसी गाइडलाइंस एंड लास्ट में हमारी वो है मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइन। मतलब क्वालिटी से रिलेटेड, जो हमारी क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की उससे रिलेटेड जो इसकी गाइडलाइंस होती हैं वो क्वालिटी गाइडलाइंस कही जाती हैं। वो Q1 से लेकर Q14 मतलब 14 गाइडलाइंस हैं। एंड सेफ्टी गाइडलाइन जो सेफ्टी से रिलेटेड होती हैं वो S1 से लेकर S फॉर सेफ्टी 1 बोले तो पहली गाइडलाइन, ये S1 से लेके S11 तक होती है। एफिकेसी गाइडलाइन जो कि एफिकेसी मतलब E1 से लेके E19 तक होती है। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब जो इन तीनों कैटेगरी में नहीं आती गाइडलाइन वो इस कैटेगरी में यहाँ पे रख दी जाती है। तो ये जो है ना शॉर्ट में आपने QSEM का मतलब समझा है। एंड अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ पे, वो है राइट द एप्लीकेशन ऑफ Q सीरीज गाइडलाइन। कि जो भी आपने देखा ना Q सीरीज गाइडलाइन, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब ये जो फोकस करे वो क्वालिटी पे फोकस करती है, तो यह इसकी इंपॉर्टेंस होगी। तो सिंपली लिखा है कि क्वालिटी सीरीज गाइडलाइंस प्रोवाइड्स रिकमेंडेशंस ऑन स्टेबलाइजिंग सेल्फ लिव्स फॉर ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोवाइड रिलीवेंट थ्रेशोल्ड फॉर इम्प्योरिटीज टेस्टिंग। ये जो हमारी सारी क्वालिटी गाइडलाइंस है ये Q1 से लेकर Q14 तक है। तो ये करती क्या है, ये प्रोवाइड करती हैं एक सेल्फ लाइफ रिकमेंडेशन की जो भी हमारा प्रोडक्ट है, सब्सटेंस है, उसकी सेल्फ लाइफ बोले तो उसकी एक्सपायरी डेट तक उसको कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं वो। साथ के साथ जो हमारी इम्प्योरिटीज़ है उनके लिए थ्रेशोल्ड प्रोवाइड करती है, मतलब स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है, मतलब कितनी इम्प्योरिटी उसमें होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे Q सीरीज़ के अंदर ही आता है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा लिखा है कि आल्सो प्रोवाइड फ्लेक्सिबल अप्रोच टू क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स बेस्ड ऑन GMP, कि GMP के अंदर भी जो हमारी गाइडलाइंस वो फॉलो की जाती हैं जिससे कि जो प्रोडक्ट है हमारा उसकी भी क्वालिटी हम मैनेज हो सके, मेंटेन हो सके। तो ये जो है ना हमारा क्या था, Q सीरीज जो हमारी गाइडलाइंस थी उसकी एप्लीकेशन थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए वो है डिफाइन द टर्म क्वालिटी बाय डिज़ाइन, यानी कि QBD एंड इट्स एलिमेंट। एंड गाइज मैं सच में बताऊँ ना, मेरा दिमाग यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, रात हो रहा है ना, और वैसे भी बहुत सर में दर्द हो रहा था। तो यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन जो ये लिखा हुआ है ना QBD, ये दूसरी कॉपी में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है क्वालिटी बाय डिज़ाइन। तो ये बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। क्वालिटी का मतलब वही है एक्सेलेंस, एंड बाई डिज़ाइन, डिज़ाइन का मतलब क्या होता है, मतलब एक मॉडल बनाना। जैसे हम घर बनाते हैं ना, घर बनाने से पहले हमारे पास एक मॉडल होता है, डिज़ाइन होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट एक ऐसा है कि जैसे सपोज करो ये हमारा प्रोडक्ट है,
ठीक है। एक तरीका हमारा यह है कि हम प्रोडक्ट को बनाने लगते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक हम बनाएं और तब इसकी क्वालिटी को चेक करें कि ये अच्छा बना है या नहीं बना है। लेकिन क्वालिटी बाय डिज़ाइन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप पहले से ही मतलब आपके पास एक मॉडल होगा, एक प्री डिफाइंड एक ऑब्जेक्टिव होगा कि आपने ये चीज़ फॉलो कर दी है और उसके एंड में जाके आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलना ही है। तो मतलब हम क्वालिटी को बिल्ड कर सकते हैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। तो ये डिफरेंस हो जाता है क्वालिटी बाय डिज़ाइन में एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। ठीक है। तो आप जैसे डेफिनेशन पढ़ोगे ना आपको और बेटर यहाँ पे समझ में आएगा। लिखा है कि QBD इज अ सिस्टम इन विच क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज मैनेज्ड बाय प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, कि आपके पास ना ऑलरेडी एक डिज़ाइन होता है, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होते हैं, सिंपली वो आपने फॉलो करने होते हैं और आपका प्रोडक्ट एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा। एंड यहाँ पे एक साइंटिस्ट हैं, देखिए जो कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने दिया था द कॉन्सेप्ट ऑफ QBD वाज फर्स्ट टाइम गिवन बाय जोसेफ एम जुरान। तो अकॉर्डिंग क्या है कि क्वालिटी कैन बी टेस्टेड प्रोडक्ट इट हैज बिल्ट टू प्रोडक्ट बाय डिज़ाइन। बहुत बात की क्वालिटी जो है हमने प्रोडक्ट में चेक नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रोडक्ट के अंदर तो बनानी चाहिए, बोल तो बिल्ड करनी चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली वही जो हेडिंग है बोल तो ये लाइन आपने लिखनी होगी और काफ़ी इंप्रेसिव भी आपको लगने वाला है, मतलब एग्जामिनर को लगने वाला है। तो इस तरीके से आपने लिखना है। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं जो कि ICH के द्वारा दी गई है, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन, जो भी हमने देखा था कि QBD इज ए सिस्टमेटिक अप्रोच बिगिंस विद प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव एंड एम्फेसिस ऑन प्रोडक्ट प्रोसेस एंड प्रोसेस कंट्रोल्स बेस्ड ऑन साइंस एंड क्वालिटी रिस्क। इसका मतलब क्या है कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है, एकदम स्टेप बाय स्टेप ये सारा कुछ होता है, जो कि स्टार्ट होता है प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, कि आपके पास पहले से एक मॉडल होता है, एक डिज़ाइन होता है, वहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि एम्फेसिस का मतलब होता है फोकस करता है प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट की प्रोसेस पे एंड प्रोसेस कंट्रोल पे, एंड जिससे कि कोई भी क्वालिटी का रिस्क ना हो, क्वालिटी एकदम मेंटेन रहे और वो लास्ट में एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट ही बनेगा। तो ये है ICH के अकॉर्डिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सिंपली जैसे कि आपने अभी TQM के एलिमेंट देखे थे ना, ठीक इसी तरीके से इसके एलिमेंट भी आपने बताने होंगे। तो पहला है QTPP, क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल, शॉर्ट में QTPP। और सेकंड यहाँ पे एलिमेंट वो है CQA, यानी कि क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है गुण, मतलब कोई भी जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें कौन सी क्रिटिकल क्वालिटी है, उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से एक्चुअली में क्वालिटी आ रही है। QRM यानी कि क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, डिज़ाइन स्पेस, कंट्रोल स्ट्रेटेजी एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। तो ये जो सारे एलिमेंट है ना इस तरीके से सीरीज में होते हैं। पहले मैं आपको इनका मतलब समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला है देखिए वो है क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल, यानी कि QTPP, कि जो भी आपका प्रोडक्ट है सबसे पहले जो भी टारगेट प्रोडक्ट है उसकी आपने प्रोफाइल चेक करनी है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि उसकी डोसेज फॉर्म क्या है, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मतलब जिसको भी आप बना रहे हैं, एंड उसकी स्ट्रेंथ क्या है और वो कैसे रिलीज़ होगा, या उसका फार्माकोलॉजिकल कैरेक्टर क्या है, कैसे वो काम करेगा। तो इतनी जो चीज़ है मतलब उसकी जो प्रोफाइल है आपको पता होनी चाहिए। तो वही है QTPP, क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल। सेकंड जो इसका एलिमेंट है इसमें हम जो चेक करते हैं वो है क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है गुण या बोलते हो प्रॉपर्टी, कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्ट है वो एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट बनता है। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को आपने मेंटेन करना है। तो लिखा है कि इन सेकेंड स्टेप इंश्योर द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इन अप्रोप्रिएट लिमिट ऑफ रॉ मटेरियल टू गेट डिजायर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वो है रिस्क असेसमेंट, कि जो कौन कौन सी ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो है हमारी क्वालिटी ख़त्म हो सकती है, तो उनका असेसमेंट करना है। तो लिखा है कि इन दिस स्टेप रिव्यू द रिस्क टू द क्वालिटी ऑफ ड्रग अक्रॉस द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मतलब पूरी जो लाइफ रहेगी प्रोडक्ट की, तो किस रीजन की वजह से क्वालिटी ख़त्म हो सकती है, तो उसका असेसमेंट करना है और उसको वहाँ से एलिमिनेट करना है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए वो है डिज़ाइन स्पेस। देखिए इसका मतलब आप समझो कि जो भी अभी हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना, सबसे पहले हम एक सैंपल ही बनाते हैं, एक प्रोडक्ट ही बनाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि एक साथ हम सारा इन्वेस्ट कर दें, तो जो पहला प्रोडक्ट बनेगा ना उसको ही हम स्केल अप करते हैं, मतलब उसके जैसे ही अब बार बार नए प्रोडक्ट बनाते हैं। तो लिखा है कि नेक्स्ट जो स्टेप होती है वो होती है कि आफ्टर दैट टू स्केल अप द प्रोडक्शन देयर शुड बी डिज़ाइन स्पेस एंड आल्सो वी अंडरस्टैंड ऑल क्रिटिकल पैरामीटर ऑफ एनवायरनमेंट, कि हमारे पास एक डिज़ाइन स्पेस होना चाहिए कि जिसमें हम जो भी स्केल अप है मतलब प्रोडक्शन उसको हम बढ़ा सकें उस कोई भी एक सैंपल से। ये इसका एक एलिमेंट है। नेक्स्ट है वो है कंट्रोल स्ट्रेटेजी, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है प्रोडक्ट के बनने के दौरान, तो आप जो है उसके स्टेबिलिटी टेस्ट, उसके कंपैरेटिबिलिटी टेस्ट, कैरेक्टराइजेशन टेस्टिंग, ये जो आप कंटिन्यूसली करते रहेंगे, मतलब कंट्रोल करते रहेंगे पूरी स्ट्रेटेजी के साथ में, कि अगर कोई भी डिफेक्ट आता है तो आप उसको बिल्कुल ठीक कर दें। एंड लास्ट में हुआ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। यहाँ पे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे भी फोकस किया जाता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूसली वो लाइफ टाइम आगे जो जैसे वो बढ़ता जा रहा है उसकी इंप्रूवमेंट होती ही रहे। तो ये है कुछ एलिमेंट किसके,
QBD के, क्वालिटी बाय डिज़ाइन, यानी कि क्वालिटी को हम टेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें क्वालिटी को टेस्ट नहीं करना चाहिए बल्कि हमको बनाना चाहिए, उसको बिल्ड करना चाहिए। यह है QBD। एडवांटेज की बात करें तो देखिए पेशेंट सबसे पहले उसके लिए सेफ्टी होगी और एफिकेसी होगी। सेकंड, हमारा जो प्रोडक्ट वो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बनेगा, एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा, लेस चांस होंगे फेलियर के। एंड मीट कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन, जो भी कस्टमर चाहता है उसके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट खरा उतरेगा। एंड टू अवॉइड पोस्ट अप्रूवल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कि जो भी हमारे अप्रूव होने के बाद की जो कॉस्ट होती है हम उसको बचा सकते हैं। अगर हमारा प्रोडक्ट ख़राब होता है, पहली बात तो ख़राब होगा ही नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी डिज़ाइन बना करके ही काम करेंगे। लास्ट में है वह इंक्रीज सेल्स एंड बिजनेस बेनिफिट, ये सेल को भी इन्हांस करता है और बिजनेस में भी हमको बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है। तो यह है क्वालिटी बाय डिज़ाइन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गया। और इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे स्टार्ट होता है वो है राइट ए नोट ऑन ISO, यानी कि 2 ISO यहाँ पे हमारे दे रखे हैं। जैसे कि आप देखोगे ISO 9000 एंड ISO 14000। तो ये होते क्या है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। यहाँ पे दोनों में से कोई भी आ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से मोस्टली जो आएगा वो 9000 वाला आएगा। उसका रीज़न क्या है मैं अभी आपको बताऊँगा। तो पहले हम समझते हैं कि ISO क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए बात करें ISO की, तो इसकी फुल फॉर्म हम देखते हैं वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इंटरनेशनल मतलब ये ग्लोबली काम करेगा, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। मतलब सपोज करो कि आपने जो है इंडिया के साथ साथ किसी दूसरी मतलब कंपनी है विदेश में, उसके साथ भी कारोबार करना है, तो वो कंपनी ने आपके साथ तभी कारोबार करेगी जब आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी, और क्वालिटी को दिखाने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ISO जो है ना वो एक स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है कि इसकी जो भी कंपनी है वो हमारे जो भी स्टैंडर्ड उनको फॉलो करती है, मतलब एकदम वो गारंटेड, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। मतलब हमारी कंपनी इंडिया में है एंड कोई बंदा है अमेरिका में, वो हमारे साथ कुछ व्यापार वगैरह करना चाहता है या कहीं इंग्लैंड वगैरह में, तो वो हम पे तभी विश्वास करेगा अगर हमारे पास ISO सर्टिफिकेशन होगा। अगर ISO सर्टिफिकेशन नहीं है मतलब हमारी कंपनी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज ही नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली क्या लिखना है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि ISO वर्ल्ड्स इज ए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेवलपर एंड पब्लिशर ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, कि ये जो है वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है वो ISO ही है। ठीक है। एंड ये जो है लिखा है कि इट प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन टू द कंपनीज, जो कंपनीज होती हैं उनको ये ISO सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि अभी आपने देखा था ना, ये जो प्रोडक्ट है इस पर GMP की मोहर है, बहुत से प्रोडक्ट पे यहीं पे इसी तरीके से ISO सर्टिफाइड भी लिखा होता है। मतलब वो जो कंपनीज होती हैं बहुत ही ज़्यादा आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं और वो वर्ल्ड वाइड कारोबार करती हैं जिस पे ISO सर्टिफिकेट होता है। और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपने यहाँ पे बतानी होगी कि ये जो है सबसे पहले 1947 में स्टार्ट हुआ था जब हमारा देश आज़ाद हुआ। तो इसका जो मतलब कि हेड क्वार्टर जो है वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। एंड इसमें अभी तक जो इसके मेंबर हैं वो 160 कंट्रीज से ज़्यादा है, मतलब हर एक कंट्री इसका एक मेंबर बनता है। तो ये हमारा ISO हो गया। एंड ये जो है आपने ध्यान रखना है कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर गवर्नमेंट का कोई भी हक नहीं है। ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल ही नहीं किया जाता है। ये ISO की थोड़ी आपने इस तरीके से लिखना होगा। बाकी देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आता है, सिंपली क्वेश्चन आए कि राइट ए नोट ऑन ISO 9000 या ISO 14000। तो आपने इतनी बात तो दोनों में ही कंपलसरी सेम ही लिखनी होगी क्योंकि इंट्रोडक्शन है, सिंपली ऐसे ही बताना होगा। बाकी इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ये है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, की वर्ल्ड के अंदर प्रॉपर जो भी हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं सबकी क्वालिटी मेंटेन रहे, वो मैनेज कर सकें, मतलब एकदम स्टैंडर्ड लेवल की हो। तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। और इसके बाद देखिए हम बात करते हैं कि ये क्या होता है ISO 9000 एंड ISO 14000। देखिए मैं आपको बता दूं कि ISO के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे सिलेबस में केवल ISO 9000 दे रखा है एंड एक ISO 14000 दे रखा है। इसके अलावा और भी है जैसे कि ISO 20001 एंड ISO 27008। शायद 8 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है ना। तो ये जो अलग अलग सर्टिफिकेट है ना, ये अलग अलग काम के लिए दिए जाते हैं। जैसे कि जो 19000 वाला आपने जो ध्यान रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो दिया जाता है क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। मतलब जो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी है, अगर आपके प्रोडक्ट क्वालिटेटिव होंगे, एकदम अच्छे प्रोडक्ट होंगे, तो आपकी कंपनी को इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मतलब जो आप अप्लाई करेंगे तो इसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। दूसरा है ISO 14000। इसमें सिंपल डिफरेंस ये है कि ISO जो 14000 वाला सर्टिफिकेट है ये उन कंपनी को दिया जाता है जो इन्वायरमेंट को भी ये मैनेज करती हैं। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कहने का मतलब है कि वो अपने प्रोडक्ट को ऐसा बनाती हैं कि इन्वायरमेंट को भी कोई भी इफेक्ट वगैरह ना हो, कोई भी उसमें प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आपने देखा होगा ना, जहाँ पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं बहुत ज़्यादा सीवियर वगैरह वहाँ पे होता है, धुआं वगैरह निकलता है, मतलब नेचर का ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन जो भी कंपनी नेचर का ध्यान भी रखती है, साथ के साथ इको फ्रेंडली होती है, उसको ISO 14000 का भी सर्टिफिकेट मिलता है।
ठीक है। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि ISO 19000 हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है एंड ISO 14000 हमारा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है। ऐसे ही जो ISO 20008 जो है, ये जो है जो साइबर सिक्योरिटी जो होती है, मतलब कंप्यूटर वगैरह में जो भी सारा डेटा होता है ये उसके मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है। मतलब जिस कंपनी का डेटा एकदम बिल्कुल मतलब कि परफेक्ट होगा या बोले तो हैक वगैरह नहीं हो सकता, तो उसके लिए दिया जाता है ISO 22008, ये हमारा सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो आप इनके बारे में वैसे भी हमारे सिलेबस में है नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इनका मतलब समझ में आ जाए कि हर एक जो सर्टिफिकेट है उसका मतलब अलग होता है। ऐसा ही ISO 27001, इसका मतलब होता है कि जो भी कंपनी फूड वगैरह बनाती है, ये फूड वाली कंपनीज को दिया जाता है। मतलब कि उनके फूड एकदम प्योर हैं, एकदम अच्छे तरीके से बनते हैं, सारा खाना वगैरह पूरी क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है, तो उनके लिए जो सर्टिफिकेट मिलता है ISO की तरफ से वो मिलता है 27001। तो हमारे सिलेबस में है क्वालिटी वाला और इन्वायरमेंट वाला। मोस्टली फोकस हम करेंगे क्वालिटी वाले पे, क्योंकि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो मतलब मेडिसिन बनाती हैं, तो ज़्यादातर क्वालिटी पर ही फोकस किया जाता है। तो उनके पास ISO 9000 ये जो है सर्टिफिकेट होता है। तो मतलब समझ में आया, ISO 9000 ISO सर्टिफिकेट फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी को मैनेज करने के लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है। बोले तो जब क्वालिटी आपकी कंपनी की या बोलते आपके प्रोडक्ट की एश्योर कर दी जाती है ISO के द्वारा, तब आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। तो यहाँ पे सिंपली वही डेफिनेशन लिखे कि ISO 9000 इज अ सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड डेवलपमेंट which published by ISO to establish and maintain an effective quality assurance for manufacturing and service industries। कि ये जो है एक सीरीज़ होती है स्टैंडर्ड की, मतलब मैं अभी आपको दिखाऊंगा कौन कौन सी इसके अंदर आती हैं। तो एक सीरीज होती है स्टैंडर्ड की, जो किस लिए दी जाती है, तो किस लिए ये हमारा सर्टिफिकेट दिया जाता है, टू मेंटेन एंड एस्टेब्लिश इफेक्टिव क्वालिटी एश्योरेंस, की मतलब क्वालिटी को टोटल मैनेज करना, एश्योर करना। तो ये हमारा एक सर्टिफिकेट है। पर्पस की बात करें कि क्यों दिया जाता है सर्टिफिकेट, तो लिखा है कि टू इम्प्रूव द क्वालिटी सिस्टम, मतलब क्वालिटी मेंटेन रह सके इसलिए सर्टिफिकेट दिया जाता है। एंड टू सेल द प्रोडक्ट अक्रॉस द कंट्री इजली, आप वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मतलब कि सेलिंग कर सकते हैं, कहीं से भी कहीं पे बेच सकते हैं क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट है। एंड सेकंड, टू कम्पीट इन डोमेस्टिक मार्केट, जब आपके आसपास की कंपनीज होंगी और आपके पास ISO का सर्टिफिकेट, तो किसकी पहुंच ज़्यादा होगी, तो किसकी डिमांड ज़्यादा होगी, आपकी कंपनी की होगी, मतलब आप उनको कम्पीट कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी, जो भी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है आप उन पे खरा उतरते हैं, उनकी जो भी ज़रूरत है तो उनको एकदम सेटिस्फाई करते हैं। लास्ट में वो है सेटिस्फाई कस्टमर एक्सपेक्टेशन, जो भी उनके एक्सपेक्टेशन है उनको सेटिस्फाई करते हैं, जो भी वो चाहते हैं, क्योंकि उनको क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। जो कि आपके पास ISO सर्टिफिकेट होगा तो आप क्वालिटी प्रोडक्ट ही बनाएंगे, क्योंकि ये ईजिली सर्टिफिकेट मिलता नहीं है, बहुत इंस्पेक्शन होते हैं, बहुत एग्जामिनेशन होते हैं, तब जा करके आपको ये मिलेगा। तो ये है ISO 9000। बाकी इसकी सीरीज़ की बात करें तो इसमें देखिए 5 सीरीज़ होती हैं ISO की। तो एक है ISO 9000, 9001, 9002, 3, 4। तो इसके अंदर ना कुछ कुछ अलग अलग मतलब स्टेप्स है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि 9000 के अंदर आता है कुछ गाइडेंस होती है और कुछ फंडामेंटल राइट्स वगैरह होते हैं। और इसके बाद देखिए सेकंड हमारा वो है ISO 9001। तो यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट लिखी होती है क्वालिटी सप्लायर की, मतलब जो हमारे सप्लायर होते हैं, जो माल को सप्लाई करते हैं, मेडिसिन को सप्लाई करते हैं, तो उनके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे लिखी होती है। इसके अलावा ISO 9002, तो इसके अंदर जो है प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड लिखे होते हैं, कि मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है इन स्टैंडर्ड को फॉलो ही करना चाहिए। एंड 3 के अंदर होता है फाइनल इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, कि जो भी हमारी मेडिसिन वगैरह की जो हम कंपनीज में बनाते हैं, तो टीम आती है पूरी असेसमेंट करने के लिए, पूरी टेस्टिंग करने के लिए, तो वो सारा कुछ इसके अंडर होता है। एंड लास्ट में है गाइडलाइंस फॉर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, कि जो भी आप परफॉर्मेंस कर रही है आपकी कंपनी है, जो भी टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस वगैरह लिखी होती हैं। तो ये है यहाँ पे सीरीज़ ISO या बोले तो ISO 9000 सीरीज। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपने कुछ लिखने होंगे प्रिंसिपल ऑफ ISO 9000। तो यहाँ पे देखिए मैंने केवल इनकी हेडिंग डाल रखी है, इनका मतलब आपने लिखना होगा कि इसके 7 प्रिंसिपल होते हैं। 7 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है कि कस्टमर जो होते हैं उनकी डिमांड क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो कंपनी उस चीज़ को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है, वो ये उस चीज़ पर फोकस करता है। सेकेंड ये लीडरशिप, कि आपकी कंपनी में एक लीडर होना चाहिए, मतलब जो आपको डायरेक्शन दिखाए, आपको मोटिवेट करे, तो
सेकंड है लीडरशिप, आप इसके अंदर खुद बना करके भी लिख सकते हैं, सिंपली आप पॉइंट को ध्यान रखना। तीसरा है इंगेजमेंट ऑफ पीपल, कि पीपल जो लोग बाग हैं, कस्टमर्स हैं, उनके साथ में कैसे इंगेजमेंट है, जो एम्प्लॉय है उनके साथ में कैसा इंगेजमेंट है, वो तीसरा पॉइंट है। फोर्थ है वो हमारा प्रोसेस अप्रोच टू क्वालिटी मैनेजमेंट, कि मतलब क्वालिटी को मैनेज करने की क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर आप अपना रहे हैं जिसके आपका प्रोडक्ट क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बने, तो ये फोर्थ पॉइंट है। नेक्स्ट वो है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कि मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है, क्या कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट है या नहीं है, वो इसका नेक्स्ट प्रिंसिपल है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए वो है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, कि जो भी कंपनी है उसकी जो भी डिसीजन है, जो भी वो डिसीजन लेती है वो एविडेंस पर ही बेस्ड होने चाहिए, तो ये इसके प्रिंसिपल है। लास्ट में वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कि जो कंपनी है उसकी अदर कंपनीज के साथ में या सप्लायर के साथ में या अपने पार्टनर के साथ में कैसे रिलेशन है, तो ये जो है इसके प्रिंसिपल हो गया, आप इनके बारे में बना करके लिखोगे। और कोई भी हमारे यहाँ पे ISO 9000 है या 14000 है, ये बात आपने कंपलसरी दोनों में लिखनी है कि क्या है ISO, कहाँ पे उसका ये मतलब कि ये कंस्टिट्यूटेड है, एंड जेनेवा, स्विट्जरलैंड वगैरह सारे कुछ आपने बताना होगा। क्लियर हो गया इतना आपको। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं ISO 14000 के बारे में। और इससे पहले देखिए मैं आपको बता दूं कि ना हमने पूरी वीडियो लास्ट तक कवर कर चुका था मैं, और देखा तो इसमें आवाज़ ही नहीं आ रही, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब, पहले तो ऑलरेडी दिमाग ख़राब ही था, एंड सेकंड की अब बज रहे हैं 1:30। और साथ ही साथ मेरे जो फ्रेंड है ना, मतलब जो रूम पे रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल पंखा बंद, कूलर बंद, सारा कुछ, तो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस यहाँ पे चल रहा है। पर कोई नहीं, वो भी झेल रहे हैं, वो कह रहे हैं डोंट गिव अप, ट्राई करो। तो यहाँ से दोबारा मतलब ये सब कुछ मैं कवर करा चुका था, फिर देखा तो आवाज़ ही नहीं आ रही, करना पड़ेगा दोबारा। तो क्या है ये ISO 14000? तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारे ISO सर्टिफिकेट होते हैं वो कई टाइप्स के होते थे। जैसे कि पहला जो 9000 वाला तो क्वालिटी को मैनेज करने के लिए था, जो दूसरा मैंने बताया था वो इन्वायरमेंटल जो मैनेजमेंट थे उसके लिए बताया था। तो सिंपल लिखा है कि ISO 14000 जो है ना वो इन्वायरमेंट जो भी कंडीशंस होती हैं, तो अगर हमारी कंपनी उनको मेंटेन करके रखती है, मतलब हमारी जो कंपनी अगर वो इको फ्रेंडली होती है, वो नेचर का ख्याल रखती है, तो उसको जो है ISO 14000 का भी सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, तो लिखना है कि ISO 14000 इज अ सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू एनवायरमेंटल मैनेजमेंट विच हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू लिव इको फ्रेंडली विद नेचर एंड इन्वायरमेंट। मतलब ये स्टैंडर्ड की सीरीज़ होती है जो कि हमारी कंपनी को या इंडस्ट्री को इन्वायरमेंट के साथ में इको फ्रेंडली रहने में मदद करती है, या बोले तो हम उसको एकदम क्लैरिफाई कर देते हैं कि ये कंपनी हमारी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जिससे क्या होता है कंज्यूमर जो होते हैं वो भी थोड़े अच्छे होते, मतलब कि उस कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या बोले तो उसका प्रोडक्ट अच्छा है, उससे कोई भी नुकसान नहीं है, इन्वायरमेंट को भी वो मेंटेन करके रख रही है, तो इस वजह से ये सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके फीचर के बारे में कि ये जो हमारा ISO 14000 जो होता है ये मोस्टली फोकस करता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पे, तो ये इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट को बेटर करता है, साथ के साथ फ्लेक्सिबल एंड एप्लीकेबल होता है सभी नेशंस के लिए, सभी कंट्रीज़ के जो है इसको फॉलो करते हैं, मतलब कर सकते हैं, सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ये साइंटिफिक होता है, साथ के साथ प्रैक्टिकल एंड काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है ये हमारे लिए। और इसके बाद देखिए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में, यानी कि क्या ज़रूरत है या तो किस चीज़ पे फोकस कर, इसका मेन मकसद क्या होता है। पहला है टू मिनिमाइज ऑपरेशन विच नेगेटिवली अफेक्ट द एनवायरनमेंट, मतलब उन सभी चीज़ों को रोकना, उन सभी ऑपरेशन को रोकना जिनका बहुत नेगेटिव इफेक्ट है हमारे इन्वायरमेंट पे, ये तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। एंड सेकंड वो है कंप्लाई विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन, जो भी इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंटल जो भी रेगुलेशंस होते हैं तो उनके कुछ लॉज भी होते हैं, तो ये उनको फॉलो करने में भी मदद करता है। एंड नेक्स्ट वो है एश्योर कस्टमर, कस्टमर को भी एश्योर करता है, वो ज़्यादा कस्टमर्स मतलब कि उस पर रिलायबल हो जाएंगे, मतलब बिलीव ज़्यादा करेंगे कंपनी पे। एंड इन्हांस पब्लिक इमेज एंड रेपुटेशन, मार्केट में जो कंपनी की रेपुटेशन वो भी इन्हांस होती है। साथ के साथ इम्प्रूव इंडस्ट्री गवर्नमेंट रिलेशन, देखिए गवर्नमेंट का मकसद यही होता है कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन रहे, मतलब इको फ्रेंडली रहे हमारी कंपनियाँ, तो इंडस्ट्री का गवर्नमेंट के साथ में रिलेशन भी अच्छा हो जाता है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है कि ISO 14000 के 5 एस्पेक्ट होते हैं जो कि आपने डिटेल में खुद ही लिखने होंगे, मतलब ये हेडिंग है, आप इनके अंदर बना करके लिख सकते हैं कि मतलब ये फोकस करता है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे। ये तो मेन चीज़ मैंने आपको बताई थी कि मतलब इन्वायरमेंट को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे हमारी कंपनी को फ्रेंडली हो सकती है और कैसे उनको हम सर्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग एंड रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन। ऑडिटिंग का मतलब होता है मतलब इन्वेस्टिगेशन ही करना या तो इंस्पेक्शन करना, तो इन्वायरमेंटल कंडीशन की हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं किसी भी कंपनी से रिलेटेड। नेक्स्ट वो है इन्वायरमेंटल लेबल एंड डिक्लेरेशन, कि जो भी कंपनी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती है उनको हम एक लेबल प्रोवाइड करते हैं, उनको हम डिक्लेयर कर देते हैं, मतलब कि वो हमारी
ई सर्टिफाइड कंपनी है, या बोले तो हमारी ISO 14000 सर्टिफाइड है। नेक्स्ट वो है लाइफ साइकिल एनालिसिस एंड टर्म एंड डेफिनेशन कि नेक्स्ट वो है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस एवेलुएशन कि जो भी हमारी कंपनी जो होती है ISO सर्टिफाइड अगर हो जाती है तो उसकी हम इन्वायरमेंटल जो भी परफॉर्मेंस है उसको भी एवेलुएट करते हैं कि क्या सच में तो ये नुकसान नहीं पहुंचा रही है इन्वायरमेंट को, वो सारी चीज़ें। तो ये इसके अंदर आपने खुद डिटेल में बताना होगा। और इसके बाद देखिए लास्ट में एक और एस्पेक्ट होता है वो है लाइफ साइकिल एनालिसिस एंड टर्म एंड डेफिनेशन कि ये ISO 14000 जो होता है ये जो हमारी कंपनी जिसको भी सर्टिफिकेशन मिलता है ये उसकी लाइफ साइकिल की भी एनालिसिस करता है। तो ये यहाँ पे आपने 5 पॉइंट के बारे में खुद बना करके लिखना होगा। तो यहाँ पे आपका जो 14000 वाला है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। मोस्टली जो आएगा ना वो 9000 वाला आएगा क्योंकि उसमें हम क्वालिटी को मैनेज कर रहे हैं और हमारा सब्जेक्ट ही है क्वालिटी मैनेजमेंट। पर मैंने ये आपको बता दिया है कि इसका मतलब आप भूल मत जाना, इन्वायरमेंट को मैनेज करना, उसकी तरफ इको फ्रेंडली रहना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है वैसे समझने के लिए, स्टोरी की तरह आपने समझना होगा कि लिखा है कि राइट द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ NABL एक्रेडिटेशन। अब ये NABL क्या है पहले आप फुल फॉर्म समझो। NABL का मतलब है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी। मतलब जो हमारी लैब होती है ना जिस पे हम ब्लड टेस्टिंग वगैरह कराते हैं या और भी बहुत टाइप्स की लैब होती हैं, कुछ हमारे बायोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करती हैं, कुछ केमिकल टेस्ट परफॉर्म करती हैं, कुछ हमारे इलेक्ट्रिकल टेस्ट भी परफॉर्म किए जाते हैं। तो उनके लिए जो लैब होती है ना उनको मान्यता देने के लिए, देखिए एक्रेडिटेशन का मतलब होता है मान्यता देना। जैसे कि सिंपली हमारे कॉलेज होते हैं उनको भी मान्यता मिलती है सरकार की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो ठीक इसी तरीके से जो हमारा NABL जो होता है वो भी लैबों को जो है मान्यताएं देता है। मतलब आप लैब तो खोल सकते हैं लेकिन जिसके पास भी NABL का सर्टिफिकेट मिल जाएगा वो वर्ल्ड वाइड मतलब वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज होगी लैब और उस पर लोग ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे क्योंकि वो सर्टिफाइड हो जाएगी। मतलब जहाँ पे अगर उस कंपनी में तो कंपनी बोल रहा हूँ उस लैब के अंदर जो भी ब्लड टेस्ट कराएगा वो एकदम परफेक्ट होगा, आप उस पर शक नहीं कर सकते कि गलत है। तो ये एक्रेडिटेशन मतलब मान्यता देना। तो यहाँ पे सिंपली स्टार्टिंग में आपने NABL के बारे में ही बताना होगा कि NABL हमारी एक ऐसी बोर्ड या अथॉरिटी होती है जो लैबों की टेस्टिंग करती है, उनका कैलिब्रेशन करती है, फिर उनको मान्यता देती है, एक सर्टिफिकेट देती है। और ये किसके अंडर होता है, ये है हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ISO या बोले तो IEC 17025 ये आपने ध्यान रखना है, एंड ISO 15189 ये इसके अंडर होता है। तो ये है आपका NABL। आपको इतना इसका मकसद समझ में आ गया। अब हमारा क्वेश्चन पूछा है ना वो पूछा है प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर बताना है NABL एक्रेडिटेशन का। मतलब अगर आपकी एक लैब है आपने NABL का सर्टिफिकेशन या बोले तो मान्यता चाहिए तो क्या प्रोसीजर होगा, पूरी प्रोसीजर आपने बतानी है। उससे पहले मैं आपको समझा दूं कि इसके बेनिफिट क्या होंगे। सबसे पहले इंटरनेशनल रिकॉग्निशन होगा, आपकी जो लैब है ना वो इंटरनेशनली ग्लोबली वो काम कर सकती है। पॉइंट है कस्टमर कॉन्फिडेंस सेटिस्फैक्शन, मतलब कि अगर आपको मान्यता मिल जाएगी तो जो कस्टमर्स है ना उनको आप पे बहुत ज़्यादा विश्वास होगा, आप वो सेटिस्फाई भी होंगे। तो ये जो है इसका सेकंड फायदा होगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए वह कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, यानी कि जब आप सर्टिफाई हो जाएंगे NABL की तरफ से तो वहाँ पे क्वालिटी आपको रेगुलर मेंटेन करनी पड़ेगी, वहाँ पे इंप्रूवमेंट रेगुलर वहाँ पे कंटिन्यूसली होगा। एंड नेक्स्ट वो है सेटिस्फैक्शन ऑफ द स्टाफ, जो भी स्टाफ वहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी सेटिस्फाई होंगे, लास्ट में आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा। तो इसके बेनिफिट हुए। बात करते हैं क्या प्रोसीजर है एक्रेडिटेशन का, तो मान्यता लेने का। सपोज करो कि आपकी लैब है, अब आपने एक फॉर्म वगैरह ही फिल करना पड़ेगा, पहले एप्लीकेशन वगैरह फिल करनी पड़ेगी, किसके लिए, NABL के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप आप कहानी की तरह समझना कि सबसे पहले एप्लीकेशन दी जाती है एप्लीकेंट के द्वारा, मतलब जिसकी भी लैब उसके द्वारा NABL को एक एप्लीकेशन दी जाती है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपने ध्यान रखना है कि आपके पास जो है 5 कॉपी होनी चाहिए एप्लीकेशन की एंड 5 कॉपी होनी चाहिए क्वालिटी मैनुअल की। क्वालिटी मैनुअल कहने का क्या मतलब है, मतलब कि जो आपकी पूरी लैब है उसमें क्या इक्विपमेंट है, क्या सारा प्रोसीजर है, क्या ट्रेनिंग की है, जो भी आपके वहाँ पे मतलब स्टाफ है, सारी वर्किंग स्टाफ, तो उनका क्वालिटी पूरी मैनुअल, इस क्वालिटी मैनुअल में यहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी होगी। 5 कॉपी प्रोवाइड करनी होगी, ये ध्यान रखना है। और 5 कॉपी होगी एप्लीकेशन की, मतलब फॉर्म वगैरह होगा वो सारा कुछ। तो ये जो है सबसे पहले NABL को देना है। अब इसमें देखिए आपने ध्यान रखना है कि ये जो एप्लीकेशन है इसमें से जो एप्लीकेशन जो है ये जाएगी सेक्रेटरी के पास, मतलब NABL का सेक्रेटरी होगा वो एप्लीकेशन को एग्जामाइन करेगा। और ये जो क्वालिटी मैनुअल जो है, मतलब जिसमें आपकी पूरी जो लैब उसके डिटेल हैं, क्या वहाँ पे सारा सिस्टम चल रहा है, उसकी जो कॉपी जाएंगी वो एक मुख्य आदमी को जाएंगी जो होगा हमारा लीड एसेसर। लीड कहने का मतलब है कि मतलब वो मुख्य आदमी होगा, एसेसर बोले तो असेसमेंट करने वाला। तो ये उसी का होगा, NABL के अंदर ही होगा। एंड अब इसके पास जो हमारी क्वालिटी मैनुअल पहुंच जाएगा तो ये उसको चेक करेगा, उसका रिव्यू करेगा। एंड रिव्यू करने के बाद में ये जो है प्री असेसमेंट करेगा लैब का। प्री बोले तो पहले, असेसमेंट बोले तो असेसमेंट से पहले। मतलब ये जो बंदा है ये खुद लैब जाएगा और लैब में जाके चेक करेगा कि जो सारी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी
है क्या वो सही है या नहीं है। अगर वो सही नहीं है, थोड़ी भी उसमें मिस्टेक है, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए बोलेगा। तो जो लैब वाले हैं उसको इम्प्रूव करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप वही है कि लैब टेक सम करेक्टिव एक्शन आफ्टर असेसमेंट, मतलब असेसमेंट के बाद में कुछ करेक्टिव एक्शन वो लेती है। देन उसके बाद क्या होगा, फिर उसी का काम आता है जो हमारा सेक्रेटरी है, कि जो असेसमेंट हुआ है, जो हमारे मतलब कि कोई एक मुख्य आदमी ने किया था, उस असेसमेंट का ये एग्जामिनेशन करता है। तो लिखा है कि आफ्टर दैट सेक्रेटरी एग्जामाइन द असेसमेंट रिपोर्ट, असेसमेंट रिपोर्ट को वो एग्जामाइन करता है। देन उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो लैब है अब वो रेडी हो जाती है फाइनल असेसमेंट के लिए। देखिए अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो पूरा असेसमेंट करना होता है, वहाँ पर पूरी कमेटी जाती है, तभी जा करके आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो अभी वो पहले एक सिंगल बंदा आया था जिसने सारी जो भी कमी थी वो बताई और वो आपने इम्प्रूव भी कर दी। अब आपकी लैब है तैयार बिल्कुल फाइनल असेसमेंट के लिए। तो अब पूरी कमेटी आएगी NABL की तरफ से, लिखा है कि आफ्टर करेक्शन लैब इज़ रेडी टू फाइनल असेसमेंट, जो कि असेसमेंट किया जाता है NABL की कमेटी के द्वारा। और यही जो कमेटी है वो पूरी चेक करती है आपकी सारी एलिमेंट को, कि आपका स्टाफ क्या है, उनकी ट्रेनिंग क्या है, उनकी क्वालिटी बोले तो क्या क्वालिफिकेशन है, सुपरविजन किसके अंडर काम हो रहा है, क्या क्वालिटी कंट्रोल है, क्या इक्विपमेंट है, पूरी रिपोर्टिंग टेस्ट वगैरह सब कुछ वो चेक करती है। अगर वो सब कुछ अच्छा मिलता है, ठीक ठाक मिलता है, तो वो आपको एकदम मतलब कि ब्लू ग्रीन टिक दिखा देते हैं, मतलब कि आप सर्टिफाइड हो जाते हैं और आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट मिल सकता है। अगर यहाँ पे कहीं भी प्रॉब्लम मिलती है तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बोले तो मान्यता नहीं मिलेगी। तो ये जो है ना, इस तरीके से आपने, ये बहुत ही मतलब कि बहुत घिचपिच था, अगर आप बुक में देखोगे तो मैंने इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखा है। बात करते हैं लास्ट में 2 पॉइंट और ध्यान रखने कि जो आपको मान्यता मिलती है ना, वो उम्र भर के लिए या बोलते लाइफ टाइम के लिए नहीं मिलती, ये केवल 2 साल के लिए ही मिलेगी। मतलब सर्टिफिकेट 2 साल के बाद आपको बार बार रिन्यू कराना पड़ेगा, और रिन्यू कराने से पहले मतलब जब आपकी एक्सपायरी डेट आने वाली होगी उसके 6 महीने पहले ही रिन्यूबल अप्लाई करना पड़ेगा, ये यहाँ पे शर्त है। तो ये आपका NABL। तो यहाँ पे अभी जो ना आपकी यूनिट फर्स्ट यहाँ पे कवर होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये यूनिट थी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। बात करते हैं सेकंड यूनिट हमारी जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल। तो ये आप ऐसे एज्यूम करके चलो कि आप इंडस्ट्री में हैं, आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, आपके सामने इंडस्ट्री की पूरी वहाँ पे मतलब जो बिल्डिंग है उसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह है, सारा वर्किंग एरिया है, प्रोडक्शन एरिया है, स्टेराइल एरिया है, सारा कुछ। तो अब वहाँ पे आप काम करोगे तो वहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए है व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पर्सनल। पर्सनल का मतलब आप समझो कि एक बंदे को आप एज्यूम करो, आप खुद को एज्यूम करो, जहाँ भी पर्सनल वर्ड यूज़ हो जाए, मतलब कि मैं खुद हूँ वहाँ पे, तो लिखना है कि व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पर्सनल, कि वहाँ पे कोई एक बंदा जो काम कर रहा है अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या उसके दायित्व जो अपने उसने ध्यान ही रखने हैं। पहला है कि वह पर्सनल शुड बी केयर रिलेटेड टू पर्सनल हाइजीन टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, कि जो भी बंदा वहाँ पे काम कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग एरिया में, वो पहले तो खुद की साफ़ सफाई रखे, पर्सनल हाइजीन रखे, और वो अच्छी तरीके से कपड़े पहने। ये पहला उसका एक दायित्व है, तो एक उस पर रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। दूसरा, वो पर्सनल शुड अवॉइड हैवी कॉस्मेटिक, जो हैवी कॉस्मेटिक्स वगैरह पहन लेते हैं वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तीसरा है वो पर्सनल शुड अवॉइड ईटिंग, स्मोकिंग, च्यूइंग इन द प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग एरिया। जो भी टेस्टिंग या प्रोडक्शन एरिया होता है उसमें आपने खाना पीना नहीं करना है, च्युइंगम वगैरह नहीं करनी है, ये मतलब खाना पीना, तो ये अवॉइड करना चाहिए, भी आपके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट शुड कैरीड आउट अंडर सुपरविजन ऑफ एक्सपीरियंस स्टाफ। अगर आप अभी नए गए हैं तो आपने खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी। मैन्युफैक्चरिंग हमेशा एक एक्सपीरियंस जो स्टाफ होता है, जिसको एक्सपीरियंस होता है, उसी के अंडर की जाती है। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान ही रखनी है, भी आपके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने खुद सारा काम नहीं करने लग जाना है। लास्ट में है अवॉइड लाउड कम्युनिकेशन इन वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया में आपने दहाड़ना नहीं है, मतलब बहुत तेज़ बोलने वाला नहीं है। तो ये जो है ना कुछ पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो अपने केयर मतलब ध्यान रखना पड़ेगा रखने के लिए। तो मतलब बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब आपको बुक में मिल जाएंगी, लेकिन 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग इतना इनफ, और आप खुद बना करके भी लिख सकते हैं। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन देखिए वो है व्हाट डू यू मीन बाई पर्सनल हाइजीन। ये 2 मार्क्स में आ सकता है कि पर्सनल हाइजीन क्या होती है। पर्सनल बोले तो मतलब कोई एक बंदा और उसकी खुद की हाइजीन, खुद की साफ़ सफाई। तो पर्सनल हाइजीन से मतलब होता है कि आप एक अच्छे कपड़े पहने, आप खुद बॉडी को क्लीन रखें, शावर करें, डेली नहा धो करके जाएँ, एंड आप अच्छे से हाथ वॉश करें टॉयलेट जाने से पहले, आने के बाद, मतलब सारा कुछ ध्यान रखें, अपने हैंड को ड्राई रखें, आप हेयर को कवर करें जिसकी ऊपर से कवर करना होता है। एंड पर्सनल शुड अवॉइड ईटिंग एंड च्यूइंग एंड ड्रिंकिंग इन प्रोडक्शन एरिया। तो ये जो सारी चीज़ें जो होती हैं ना हमारी पर्सनल हाइजीन के अंडर ही आती हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट में जो हमारे क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से, वो है एक्सप्लेन द मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एरिया एंड कंट्रोल ऑफ कंटामिनेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। क्वेश्चन का मतलब समझो, एक्सप्लेन द मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एरिया, कि स्टेराइल जो एरिया होता है उसको आप कैसे मेंटेन करोगे, एंड जो कंटामिनेशन है उस एरिया में उसको आप कैसे प्रिवेंट करोगे, बोले तो कैसे कंट्रोल करोगे।
क्वेश्चन बनता है कि ये स्टेराइल एरिया क्या होता है। आपने अक्सर पढ़ा होगा ये माइक्रोबायोलॉजी में। स्टेराइल कहने का मतलब होता है कंटामिनेशन फ्री, यानी कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे कंटामिनेशन ना हो। कंटामिनेशन का मतलब होता है माइक्रोब वगैरह या कोई वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह जो हमारे प्रोडक्ट जो बन रहा है उसकी क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। तो एक ऐसा एरिया जहाँ पे हमारे प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो एकदम स्टेराइल होना चाहिए, वो माइक्रो फ्री होना चाहिए। तो लिखा है कि स्टेराइल एरिया आर क्लीन रूम्स इन विच प्रोडक्शन ऑपरेशन ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट्स सच एज इंजेक्शन, आई ड्रॉप्स, इन्फ्यूजन etc आर कैरिड आउट। तो यहाँ पे एक ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वहाँ पे कंटामिनेशन फ्री रखना पड़ता है। वहाँ पे कोई भी माइक्रोब वगैरह नहीं होंगे, कोई भी वहाँ पे डिस्पोजल वगैरह या वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होंगे, तो वो हमारा स्टेराइल एरिया है। अब यही जो स्टेराइल एरिया हमारे जो इंडस्ट्री में है, आप उसको कैसे मेंटेन रखोगे, कैसे वहाँ पे कंटामिनेशन को नहीं आने दोगे, तो वो बातें आपने यहाँ पे बतानी है। अब आखिर कंटामिनेशन क्या है ये भी आप लिख सकते हैं। कंटामिनेशन बोले तो अनवांटेड पार्टिकल या प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब इज कॉल्ड कंटामिनेशन, ठीक है। एंड कंटामिनेशन जो है हमारे प्रोडक्ट को अफेक्ट करता है, उसकी सेल्फ लाइफ को अफेक्ट करता है, उसकी क्वालिटी को अफेक्ट करता है। क्लियर हो गया। अब समझते हैं सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन। देखिए यहाँ पे मैंने हेडिंग लिख रखी है, इसके अंदर आप खुद बना करके लिख सकते हैं। सबसे पहला है एयर। ये देखिए आपने अक्सर देखा होगा कि एयर में बहुत ज़्यादा कंटामिनेंट्स होते हैं, लाइक हमारे माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं। अगर आप प्रोडक्शन एरिया में या तो स्टेराइल एरिया में ऐसे ही खुला छोड़ दोगे, खिड़की वगैरह खोल के रखोगे, तो वहाँ पे एयर वगैरह आ जाएगी और उसमें बहुत ज़्यादा कंटामिनेंट होते हैं। तो ये एक सोर्स है कंटामिनेशन का। दूसरा ऑपरेटर, जो भी वहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, अगर वो अच्छे से कपड़े नहीं पहने, खुद की पर्सनल हाइजीन नहीं रखें या वो नहा धो करके नहीं आए, तो वो भी कंटामिनेशन का सोर्स है। तीसरा वो है रॉ मटेरियल एंड वाटर, कि जो भी हम प्रोडक्शन वहाँ पे कर रहे हैं तो वो रॉ मटेरियल से ही बनते हैं प्रोडक्ट, तो रॉ मटेरियल भी साइज होने चाहिए। वाटर आप टैप वाटर का यूज़ नहीं करें, एकदम वहाँ पे एक अच्छा वाटर यूज़ हो जो कि माइक्रो फ्री हो। एंड साथ साथ बिल्डिंग भी एक कंटामिनेशन का सोर्स होती है। बिल्डिंग कहने का क्या मतलब हुआ कि उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पे सीलन वगैरह ना हो या वहाँ के जो फर्श हैं वो खुरदरे वगैरह ना हो जहाँ पे हमारे माइक्रो वगैरह बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकें। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, वो एकदम चिकने फर्श हों, मतलब अच्छे से चारों तरफ से कवर हो, वहाँ पे खिड़की वगैरह डायरेक्टली खुली ना हो, तो एक बिल्डिंग के अंदर होगा। नेक्स्ट इक्विपमेंट आप जो भी यूज़ कर रहे हैं वो मतलब डायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर आप इक्विपमेंट की मदद से ही तो प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर वो आप साफ़ सुथरे नहीं रखोगे, स्टरलाइज नहीं रखोगे, तो वहाँ पर भी माइक्रोब ग्रो करते हैं। और इसके बाद देखिए लास्ट में एक और पॉइंट है, वो है पैकेजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। पैकेजिंग कहने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे पैकेजिंग की वजह से भी कई बार कंटामिनेशन होता है। आप सपोज करो कि आपने शुरू से लेकर लास्ट तक प्रोडक्ट बनाने के दौरान पूरा कंटामिनेशन का ख्याल रखा और लास्ट में आपने एक ऐसे प्रोडक्ट से, एक ऐसे मटेरियल से उसकी पूरी पैकेजिंग कर दी जो ऑलरेडी कंटामिनेटेड था, मतलब हमारा प्रोडक्ट तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो ये भी कंटामिनेशन का सोर्स हुआ। एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये भी एकदम कंटामिनेशन का सोर्स हो सकती है अगर आप क्वालिटी को मैनेज नहीं करोगे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। तो ये सोर्सेज आप इनके बारे में खुद बना करके आगे लिख सकते हैं। बात करते हैं कंट्रोल ऑफ कंटामिनेशन। देखिए आपको एक चीज़ समझ आई कि किस रीजन से हमारा कंटामिनेशन हो रहा है। अगर हम इन्हीं को रोक दें, मतलब एयर जो हमने पहले खुली एयर आ रही थी, अगर आप उसको फिल्टर करके आने दें तो वहाँ पे हमारा कंटामिनेशन रुक जाएगा। जहाँ ऑपरेटर ऐसे ही गंदे कपड़े पहन के आ रहे थे, साफ़ सुथरे नहीं थे, वहाँ पे ऑपरेटर अच्छे से नहा धो के तो कंटामिनेशन रुक जाएगा। जहाँ रॉ मटेरियल आपके स्टरलाइज नहीं थे, अगर आप उनको स्टरलाइजेशन के बाद यूज़ करें, वाटर अच्छा यूज़ करें टैप वाटर की जगह, तो वहाँ पे हम कंटामिनेशन को रोक सकते हैं। बिल्डिंग की कंडीशन को इम्प्रूव करें, इक्विपमेंट आप अच्छे से स्टरलाइज करके यूज़ करें, पैकेजिंग मटेरियल भी अच्छा यूज़ करें, तो ये जो सारी प्रॉब्लम थी, मतलब कंटामिनेशन की जो प्रॉब्लम थी उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो वही सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये सिंपली हेडिंग आप खुद भी लिख सकते हैं, आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। आप हैपो फिल्टर का यूज़ करें एयर को फिल्टर करने के लिए, सैनिटाइजिंग करें वर्कर की, और स्टरलाइजेशन करें रॉ मटेरियल का, जो भी बिल्डिंग है उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करें, एंड स्टरलाइजेशन करें इक्विपमेंट का, एंड इसके साथ साथ जो पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको भी आप मेंटेन करके रखें, एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट बने। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। इस तरीके से आपने समझाना होगा, ये बहुत ही सिंपल था वैसे तो। लास्ट में अगर क्वेश्चन हमारा बचा है वो है व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विपमेंट सिलेक्शन इन इंडस्ट्री। मतलब इंडस्ट्री में अगर हम इक्विपमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, बोले तो इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, बोले तो खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे सिलेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए लिखा है कि सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट हैज़ बोथ स्ट्रेटेजिक एंड फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑन द कंपनी। मतलब दोनों तरीके से वो स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल दोनों जगह वो इम्पैक्ट डाल सकता है। पहला है कि ऑप्टिमम कॉस्ट, कि देखिए जो भी आप इक्विपमेंट खरीद रहे हैं वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग खरीदें, उसकी ऑप्टिमम कॉस्ट जिसको आप अफोर्ड कर सकें, और ऐसा ही खरीदें जो मतलब कि काम करने लायक भी हो। दूसरा पॉइंट ये है कि इम्प्रूव क्वालिटी, कोई ऐसा आप ना खरीद लें कि इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं आपका प्रोडक्ट ही ख़राब हो जा रहा है, तो क्वालिटी भी वहाँ पे इम्प्रूव होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट की। और इसके बाद देखिए लास्ट में एक और पॉइंट है, वो सेफ्टी एंड रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल हैज़ार्ड, कि जो आपके इक्विपमेंट का जो सिलेक्शन है वो ऐसा होना चाहिए कि वो आपके लिए भी सेफ़ हो। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे काम कर रहे हैं तो आपको ही खतरा है, या जो एनवायरमेंट है उसके लिए ही खतरा है, उसके लिए भी वो खतरनाक हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है जो इक्विपमेंट सिलेक्शन के दौरान।
तो यहाँ पे जो हमारी ये यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड है उसके हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे यहाँ पे कवर कर लिए हैं। एंड अभी जो टाइम हो रहा है वो 2 बज चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि एक बार तो रिकॉर्ड हो चुका था और आवाज़ नहीं आई, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। एंड मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट जो 3rd 4th 5th यूनिट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करने की। तो नेक्स्ट मिलते हैं उसी वीडियो में। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।